Hello friends, we are live now. Good morning to all of you. Johar. This is Gandhi sir and welcome to Focus Study with Abhi. तो झारखंड की क्लास में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग जनजातियों का दूसरा टॉपिक उरांव जनजातियों को अध्ययन करेंगे। उरांव जनजातियों का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने जनजाति क्या था, जनजातियों का किस प्रकार से निवास है, कहाँ रहते हैं, जनजाति का मतलब क्या होता है, ये समझते हुए हम लोग संथाल जनजाति का अध्ययन किए थे। तो आज हम लोग उरांव जनजाति का अध्ययन करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट और फैक्ट होगा सारी बातें करेंगे। ये क्लास आपका फोकस स्टडी विथ अभी पर यूट्यूब पर डेमो के रूप में मिलेगा और एप्लीकेशन में आपका मिनिमम फी पर क्लास चल रही है। ये जेपीएससी पेपर 2 के रूप में, हाँ, जेपीएससी का नाम लेके केवल जेपीएससी में सीमित आपको नहीं करना चाहूँगा। ये कंप्लीट झारखंड की एग्जाम है, वो झारखंड पुलिस हो, वो झारखंड दारोगा हो या आने वाला कोई भी जेएसएससी के द्वारा एग्जाम निर्धारित किया जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए ये क्लास सफिशिएंट है, काफ़ी है। आप लोगों ने खोरठा की क्लास हमारी जिस प्रकार से भाया, जिस प्रकार से पसंद किया, उसी प्रकार से आप लोगों ने झारखंड जीएस की भी क्लास और जीएस की क्लास जिस प्रकार से पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए कमेंट करिएगा क्लास देखने के बाद और लाइक और शेयर करिएगा। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग आते हैं काम पर। काम क्या है? उरांव जनजाति, है ना। उरांव जनजाति, भैया उरांव जनजाति होती क्या है, उरांव जनजाति कहते किसको हैं, उरांव जनजाति की क्या सामाजिक ढांचा है। पिछली क्लास में हमने समझ लिया था कि पूरी जनजाति को हम एक स्ट्रक्चर में बांध रहे हैं। इसी स्ट्रक्चर, इसी रचना, इसी संरचना से पूरी जनजाति को समाप्त करेंगे। जनजाति क्या है, जनजाति का प्रकार क्या है, उसका महत्वपूर्ण बात समझने के बाद सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सारे पॉइंटों को हम लोग फ्लो चार्ट में कंप्लीट करते चलते हैं। जहां मैपिंग का प्रयोग होता है, जहां माइंड मैप का प्रयोग होता है, वहां हमने माइंड मैप का प्रयोग किया है और जहां भी मानचित्र का जरूरत होता है हमने सारा काम किया है। चलिए आते हैं उरांव जनजाति। उरांव जनजाति प्रजातीय दृष्टि से उरांव जनजाति का प्रजाति क्या है? द्रविड़। संथाल में हमने क्या देखा था? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। लेकिन उरांव जनजाति में जो प्रजातीय दृष्टि है वो आपका क्या है? द्रविड़ है ना, द्रविड़ है। उरांव को कुड़ुख कहा जाता है और कुड़ुख जो शब्द है वो आदिवासियों के द्वारा नहीं दिया गया है, वो सदानों के द्वारा दिया गया, अर्थात गैर आदिवासियों को नाम दिया गया है कुड़ुख। और कुड़ुख का मीनिंग बहुत व्यापक है, बहुत अर्थ अपने आप में समाहित किए हुए है कुड़ुख। कुड़ुख का मतलब होता है भूरा रंग, कुड़ुख का मतलब होता है बाल काले, कुड़ुख का मतलब होता है काली आंख, कुड़ुख का मतलब होता है लंबा सिर, कुड़ुख का मतलब होता है छोटा कद, कुड़ुख का मतलब होता है चपटा नाक, चौड़ा नाक। अर्थात ये सभी गुण जो दर्शा रहे हैं वो कुड़ुख शब्द को एक शब्दों में बांधा जाए तो क्या कहेंगे? ज्ञानी मानव, ज्ञानी मानव, ज्ञानी मानव। अर्थात जनजातियों में सबसे अधिक शिक्षित, सबसे अधिक ज्ञानी, सबसे अधिक कहा जाए तो सभ्यता से रचे बसे ढसे जनजाति कौन है आपके? उरांव। उरांव जनजाति का मतलब होता है जो सभ्यता से वंचित है, लेकिन उन सभ्यताओं से वंचित रहते हुए उरांव जनजाति उन सभी जनजातियों में सबसे ऊपर है, सबसे शिक्षित है, सबसे सुशिक्षित है, सबसे अच्छा चाल चलन व्यवहार, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक ढांचा देखने को मिलेगा आपको। ठीक है जी। तो ज्ञानी का मतलब मनुष्य, मनुष्य का मतलब कुड़ुख, कुड़ुख का मतलब प्रजातीय दृष्टि से क्या है? द्रविड़ है। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं इसकी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पर। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक ढांचे पर, है ना। राज्य की दूसरी एवं भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। भारत की चौथी है, भारत की चौथी है और राज्य की क्या है? दूसरी है। पहला कौन था? संथाल। पहला कौन था? संथाल। पहला कौन था? संथाल। ठीक है जी। उरांव जनजाति का निवास क्षेत्र यदि देखा जाए तो दक्कन माना जाता है। उरांव जनजाति का निवास देखा जाए तो कहाँ माना जाता है? दक्कन, है ना। राज्य के संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर तथा कोल्हान प्रमंडल में उरांव जनजाति पाया जाता है। उरांव जनजाति पाया जाता है। अर्थात उरांव जनजाति
झारखंड में यदि देखा जाए उरांव जनजाति झारखंड के क्षेत्रों में यदि देखा जाए तो ये आपका क्या रहा, ये आपका क्या रहा, उरांव। ये आपका क्या रहा, उरांव। और इस सॉरी ये आपका झारखंड है ना, उरांव बोले जा रहे, झारखंड है। इस झारखंड में ये क्षेत्र में पाया जाएगा उरांव, इस क्षेत्र में पाया जाएगा उरांव। और ये आपका कोल्हान प्रमंडल है, इस क्षेत्र में क्या पाया जाएगा, उरांव जनजाति। इस क्षेत्र में क्या पाया जाएगा, उरांव जनजाति। अर्थात इन क्षेत्रों पर कौन सी जनजातियों का निवास है, उरांव का। संथाल परगना नामकरण और नाम ही बता रहा है कि केंद्रित रूप से यदि पूछे कि केंद्रित रूप से संथाल परगना में कौन सी जनजाति पाई जाएगी, तो नाम से ही जान सकते हैं कौन सी जनजाति, संथाल जनजाति। कौन सी जनजाति, संथाल जनजाति। इसमें किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना जी, इसमें किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसका पहले निवास कहाँ था, दक्कन। दक्कन का पठार नाम सुने होंगे है ना, जीएस पार्ट में, ज्योग्राफी में आप लोग को मिलेगा दक्कन। चलिए अब आते हैं हम लोग गोत्र व्यवस्था। गोत्र व्यवस्था, उरांव जनजाति में 14 गोत्र है, 14 गोत्रों में विभाजित है। और क्या है, समाज कैसा है, पितृ प्रधान, पिता पुरुष प्रधान, अर्थात पुरुष का ही समाज है, पुरुष की बातें चलती है, महिलाओं की बातें नहीं चलती है। अर्थात वास्तविक निर्णय कौन लेगा, पुरुष। वास्तविक निर्णय कौन लेगा, पुरुष। क्योंकि भारतीय समाज में पुरुषों को उच्च दर्जा दिया गया है, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता पुरुषों में है, पुरुषों में है। क्योंकि पितृ प्रधान या पुरुष प्रधान समाज वही मिलता है जहां निर्णय पुरुष लोग ले पाते हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में निर्णय लेने में पीछे है, वो काम करने में पीछे है। इसलिए समाज कैसा है, पितृ प्रधान, पुरुष प्रधान। अब आते हैं हम लोग सामाजिक ढांचे के अन्य क्षेत्र में। युवा गिरा, युवा गिरा, युवा गिरा को क्या कहा जाता है उरांव में, धूमकुरिया। ये याद रखिएगा, युवा गिरा को क्या कहा जाता है उरांव में, धूमकुरिया, है ना। इसको और क्लियर करते हैं कि धूमकुरिया जो है सो कितने वर्षों में बच्चों युवाओं को प्रवेश मिलता है, क्योंकि धूमकुरिया क्या है, प्रशिक्षण क्षेत्र है। तो यहाँ लड़कों लड़कियों के किस उम्र में जाकर के स्थान मिलती है। ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है, मुखिया, सॉरी महतो। ग्राम प्रधान को उरांव में क्या कहा जाता है, महतो। यही हमने नीचे करके इसलिए लिख दिया कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए, महतो कहा जाता है ग्राम प्रधान को, ठीक है जी। कहीं कहीं मुखिया प्रचलन है, लेकिन मुखिया शब्द हम आपको समझाने के लिए लिख दिए, लेकिन वास्तविक रूप से उरांव में क्या है, महतो। पंचायत को पंचोरा, पंचायत को पंचोरा। और अखाड़ा क्या है, नाच का वो मैदान, चौराहा, पूरी गांव की जो चौराहा होगी उरांव समाज की, उसे क्या कहा जाएगा, अखाड़ा, है ना, यह अखाड़ा, ठीक है जी। इस क्षेत्र में क्या होता है, नाच का मैदान। अच्छा, नृत्य करते हैं, है ना, नृत्य करते हैं, युवा एवं युवतियां मिलकर नृत्य करते हैं। काम प्रयोजन, कुछ भी पंचायत या कोई भी निर्णय लेना होता है तो कहाँ जमा होंगे, अखाड़ा में, ठीक है जी। समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, बात तो क्लियर है। अधिकतर जनजातियों में 90% जनजातियों में समान गोत्र में विवाह नहीं हो सकती है, समान गोत्र में विवाह नहीं हो सकती है। 14 गोत्रों में विभाजित है, तो जो गोत्र की शादी आपको करना है उसी गोत्र में शादी आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे अधिक प्रचलित जो प्रसिद्ध विवाह है उरांव जनजाति की प्रसिद्ध विवाह है, वो क्या है, आयोजित विवाह। वो क्या है, आयोजित विवाह। वो क्या है, आयोजित विवाह, ठीक है, आयोजित विवाह, आयोजित विवाह। ये थी सामाजिक ढांचा किसकी, उरांव जनजातियों की। सामाजिक ढांचा किसकी, उरांव जनजातियों की। कुछ और सामाजिक ढांचे की भी हम यहाँ पर चर्चा कर देते हैं। जो पुरुषों के द्वारा कपड़ा पहना जाता है उसे कहा जाता है क्रया। यदि प्रश्न पूछ दे तो आप कहिएगा सर आपने छोड़ दिया था, नहीं जी। जो पुरुषों के द्वारा कपड़ा धारण किया जाता है वो क्या है, क्रया। और महिलाओं के द्वारा जो धारण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, खनरिया, है ना। उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, खनरिया, है ना। पुरुषों के द्वारा जो धारण किया जाता है उसे कहा जाता है करेया, और महिलाओं के द्वारा जो धारण किया जाता है उसे कहा जाता है खनरिया। ये आपका महिला धारण करेगी और ये जो है कपड़ा वो पुरुष। अर्थात पुरुषों के पूरी कपड़े को एक नामकरण दिया है उरांव जनजातियों ने करेया,
और खनरिया जो है वो महिलाओं के सारे कपड़े को कहा जाता है खनरिया, है ना। वो जैकेट हो, वो लुगा हो, वो साया हो, सब क्या कहलाएगा? खनरिया, है ना। और पुरुषों का धोती हो, पगड़ी हो, लुंगी हो, और क्या क्या है, जंगिया, पैंट, सब क्या कहलाएगा? करैया। याद रखने के लिए हमने ये शब्द जोड़ दिया। किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन नहीं जी। चलो, इन लोगों का जो धार्मिक दृष्टि में आते हैं, इसके बाद हम चर्चा करते हैं, फिर आगे आर्थिक, है ना। धर्म पर आ जाते हैं। धर्म पर आते हैं। आयोजित विवाह, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा हुआ है, सबसे प्रसिद्ध विवाह है, ठीक है ना जी, सबसे प्रसिद्ध विवाह है। चलिए, अब आते हैं हम लोग धर्म पर। धर्म क्या है? मुख्य देवता जो है वो क्या है? धर्मेश। मुख्य देवता क्या है? धर्मेश, अर्थात धर्मी, है ना। पहाड़ देवता क्या है? मरांग बुरु। पहाड़ देवता क्या है? मरांग बुरु। और गांव का देवता क्या है? ठाकुर देव। गांव का देवता क्या है? ठाकुर देव। तो यहाँ बात को समझिएगा, जो सबसे महान, सबसे प्रथम उरांव जनजातियों में देवता धर्म होगा, जो भी देवता होगा उसे क्या कहेगा? धर्मेश। प्रश्न पूछा हुआ है, धर्मेश। और पहाड़ देवता है मरांग बुरु, और गांव देवता है ठाकुर देव। गांव देवता क्या है? ठाकुर देव, है ना। धर्म में, धार्मिक दृष्टि से यदि उरांव जनजातियों में कोई भी पुरुष महिला की मृत्यु हो जाती है तो दोनों व्यवस्थाएं चलेगी, जलाने की भी और गाड़ने की भी, यानी दफनाने के भी और जलाने की भी, ठीक है, जलाने की भी। इसमें किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है क्या? नहीं ना। चलो जी, अब बातें रह गई। यहाँ जो फसल उपजाया जाता है वो धार्मिक दृष्टि से क्या कहा जाता है? उस फसल को भैलवा पूजा। मतलब हुआ कि फसल उपजाने के पहले धर्म के आधार पर उसकी पूजा की जाएगी, और उस पूजा को क्या कहा जाएगा? फसल उपजाने से पहले भैलवा पूजा। क्या कहा जाएगा जी? भैलवा पूजा। कोई भी कृषि कार्य है तो शुरू करने से पहले भैलवा पूजा किया जाता है उरांव जनजातियों में। आज भी आप हिंदू होंगे, ईसाई होंगे, सिख होंगे, जैन होंगे, बौद्ध होंगे, पारसी होंगे, तो देखिएगा कोई भी काम शुरू करते हैं, उस वो काम शुरू करने से पहले मन ही मन वो पूजा किया जाता है, वो दिखे या ना दिखे। हिंदुओं में तो स्पष्ट रूप से, सनातनियों में दिखा जाता है, लेकिन अन्य धर्मों से यदि आप जुड़े होंगे तो ध्यान रखिएगा, हर धर्मों में ये नियम है। उसी प्रकार से कृषि कार्य को करने से पहले उरांव जनजाति में भैलवा पूजा किया जाता है। कौन सा पूजा? भैलवा पूजा किया जाता है। भैलवा पूजा किया जाता है। बातें क्लियर हो गई, है ना। बातें क्लियर हो गई। ये सभी धार्मिक कार्य कौन करेगा? कौन? पहाड़ देवता का पूजा करना है, गांव देवता का पूजा करना, या प्रमुख देवता का यदि पूजा करना है तो वो कौन करेगा? पुजारी। कौन करेगा? पुजारी, है ना। पुजारी को क्या कहा जाएगा उरांव जनजाति में? पाहन। पुजारी को क्या कहा जाएगा उरांव जनजाति में? पाहन, है ना, पाहन। और ये सभी धर्म का प्रधान व्यक्ति होगा। सभी धर्मों का प्रधान व्यक्ति कौन होगा? पाहन, है ना। सभी धर्मों का प्रधान व्यक्ति कौन होगा? पाहन। और क्या कहा जाए? सभी धर्मों का प्रधान व्यक्ति है पाहन, और इसके पूजा स्थान को क्या कहा जाएगा? शरणा। इसे पूजा स्थान को क्या कहा जाएगा? शरणा। बातें क्लियर हो रही है? अर्थात शरणा में पाहन जाएगा, मरांग बुरु, धर्मेश और गांव के सभी देवताओं का पूजा करेगा, पूजा करेगा, ठीक है जी। चलो, थोड़ी क्या है ना, हमने हैंडराइटिंग बड़ी बड़ी अक्षरों में लिख दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। पीडीएफ बढ़ सकती है लेकिन कन्फ्यूजन कहीं नहीं रहनी चाहिए। चलिए धूम कुरिया की चर्चा करते हैं, है ना जी। धूम कुरिया, धूम कुरिया क्या है? युवा का घर। हमने बताया था ना, उरांवों में युवा घर को क्या कहा जाता है? उरांवों में युवा घर को क्या कहा जाता है? धूमकुरिया। उस धूमकुरिया की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्लियर करते चलते, ठीक है। तो युवा घर जो है, युवाओं का घर है जो धूमकुरिया है, उसमें कब प्रवेश मिलेगा? 10 से 11 वर्ष में प्रवेश मिलेगा। युवा का जो प्रधान होगा वहां पर उसे क्या कहा जाएगा? जोख एड़पा, है ना, जोख एड़पा। और महिला में जो प्रधान होगा उसे क्या कहा जाएगा? पेल एड़पा। याद रखना आसान है। लड़कियों में जो प्रधान होगा, लड़कियों में जो प्रधान होगा उसे क्या कहा जाएगा? पेल एड़पा। और पुरुषों में जो प्रधान होगा उसे क्या कहा जाएगा? जोख एड़पा, जोख एड़पा, है ना। इसी का नाम है धांगर कुड़िया, इसी का नाम धांगर कुड़िया। और यहाँ पर क्या मिलेगा? धांगरीन, महिला शब्द है धांगरीन, है ना, स्त्री शब्द है धांगरीन, और पुरुष शब्द क्या है? धांगर, धांगरीन, धांगर, धांगरीन। क्लियर हो गई ये बात है?
धांगर धांगरिन, क्लियर है ना। और इसमें आगे चलते हुए हम लोग देखेंगे कि महतों के हाथ में चला जाएगा। क्यों? समाज में प्रधान कौन है? महतों। और यहाँ पर कौन आ जाएगा? महतवाइन। खोटा पढ़ाते पढ़ाते बुला गया महतवाइन, यानी महिला, है ना, महिला। खोटा में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत लाड दिया, थैंक यू। चलिए, ये थी उरांव जनजातियों की सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, है ना, सांस्कृतिक व्यवस्था, और धार्मिक रूप से किस प्रकार से ये उरांव जनजाति किस तरह से ये करते हैं। कुछ बातें को और हम जोड़ रहे हैं, ये करेंट आंकड़ा के आधार पर है। करेंट आंकड़ा पे प्रतिशत के आधार पर यदि उरांव जनजातियों को देखा जाए तो कितने प्रतिशत है? 18.14%, 18.14%, है ना। ये आंकड़ा जो है, ये आपका आंकड़ा, ये आंकड़ा वर्तमान में, क्योंकि पुराने पुस्तकों में ये देखने को मिलती है, ये आंकड़ा वर्तमान में क्या है? बढ़ गई है। अजीब सी बातें हैं, बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? 19.86%। ध्यान रखिएगा, हमने आपको क्या बताया, प्रतिशत के आधार पर उरांव जनजाति की आंकड़ा क्या है? 18.14%। लेकिन ये अभी के आंकड़ा, कल की मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, कल हमने देखा, तब ये इस बात को हमने इसीलिए पीडीएफ में शामिल नहीं किया था। कल की जो आंकड़ा है, ये हमने 1 साल पुराना आंकड़ा था ये आपका, लेकिन कल हमने जब आंकड़ा निकाला, जब देखा करंट में, तो आपका क्या मिला है ना, 19.86%, 19.86%, ये याद रखिएगा आप, है ना, 19.86%। ठीक है जी, 19.86%। ये बातें हमको बोलना था। कुछ बातें और हैं, क्या है, क्योंकि इसका भी तो हड़िया देख लिया जाए, हड़िया तपान क्या चढ़ता है ना। तो ये सब का आर्थिक यदि देखा जाए, उरांव जनजाति की आर्थिक व्यवस्था यदि देखा जाए, तो उरांव जनजाति आर्थिक रूप से क्या है? किसान वर्ग में आते हैं, किसान वर्ग में आते हैं, अर्थात कृषि कार्य में संपन्न होते हैं, कृषि कार्य में संपन्न होते हैं। इसका भी आर्थिक रूप से कोई भी धर्म शुरू करेगा या कुछ भी अनुष्ठान करेगा तो क्या चढ़ाएगा? हड़िया। क्या चढ़ाएगा? हड़िया, है ना। हड़िया इन लोगों का प्रिय पेय है, हड़िया इन लोगों का प्रिय पेय है। इसमें किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। चलो, हमने देख लिया दाह संस्कार, है ना, और क्या देखा कि दोनों क्रियाएं यहाँ होती हैं, दोनों क्रियाएं होती हैं, लेकिन थोड़ी सी और बातें इसी में हम जोड़ना चाहते हैं, आपको इसी में हम जोड़ देना चाहते हैं। क्या जोड़ना चाहते हैं? जब ये संस्कार हो जाते हैं तो कहा जाता है कि उसकी आत्मा जहाँ रहती है, जहाँ निवास करती है, उरांवों में उस जगह को कहा जाता है क्या? शासन। क्या कहा जाता है? शासन। क्या कहा जाता है? शासन। ठीक है, शासन। किन्हीं को कन्फ्यूजन है क्या? नहीं ना। और उरांव जनजातियों में मैं आपको बता दूं, अब सबसे अधिक क्रियाकलाप ईसाई से मिलता जुलता आपको मिलेगा, ईसाई से, क्योंकि सबसे अधिक शिक्षित कौन है? ईसाई, है ना, सॉरी, उरांव जनजाति। उरांव जनजाति सबसे अधिक शिक्षित है, और इन लोगों का सबसे अधिक कल्चर देखने को जो मिलता है वो किससे मिलता जुलता है? ईसाइयों से। किससे मिलता जुलता है? ईसाइयों से। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई, है ना। धुमकुरिया को भी हमने चाह रहा था, तो ये बातें क्लियर हो गई। इसके बाद हम लोग मुंडा जनजाति देख लेंगे। धुमकुरिया में प्रवेश 10 से 11 वर्षों में मिलता है। लेकिन प्यारे, एक चीज और मैं यहाँ आपको बताते चलूं, एक बार में जो प्रवेश मिलता है, प्रत्येक 3 वर्षों का अंतराल माना जाता है। ये सामाजिक मान्यता है, ये सामाजिक मान्यता है कि इस बार मिला तो तीसरा साल जब पड़ेगा तब फिर आपको प्रवेश मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपकी उम्र अभी 10-11 तो प्रवेश मिल जाएगा। फिर जो बच्चे हैं वो 10-11 से कुछ आगे बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगला बार 3 साल के अंतराल, 3 साल के डिफरेंट में प्रवेश मिलती है ना। हमने वहाँ जो लिखा था, स्त्री को खनरिया, पुरुष को करैया, सारी बात हमने पीडीएफ में इंक्लूड कर दी है, शामिल कर दी है। तो आज की क्लास उरांव जनजाति पर था, आज की क्लास उरांव जनजाति पर था। तो क्लास को यही रखते हैं। किसी प्रकार से कोई कन्फ्यूजन है तो क्लास देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, क्लास कैसा रहा और क्लास में क्या संशोधन किया जा सकता है ना। क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन में आपके मिनिमम फी पर झारखंड की क्लास बाय गांधी सर के द्वारा
चलाया जा रहा है और पूरी ऑल ओवर जेपीएससी की पेपर 1 और पेपर 2 के मिनिमम फी पर आपका एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी पर मिनिमम फी पर चलाया जा रहा है। आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहां से इंस्टॉल करके आप जो भी फ्री मटेरियल है, जो भी कंटेंट मलाई है, उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आज की क्लास उरांव जनजाति के बाद यहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।